आज हम बात करेंगे गूगल फॉर्म कैटेगराइजेशन पर सरकार की नीति। दूसरा, क्या फिर दोबारा से बेंच बदल सकती है, क्या बदलेगी बेंच। तीसरा, कौन भरेगा गूगल फॉर्म। और चौथा, क्या है अब केस की स्थिति। इन सब के बारे में आपसे बात करूंगा। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube मंच पर और आपका सभी का इतना प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 69,000 की ऑथेंटिक और सबसे करेक्ट जानकारी के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो कमेंट में अपनी राय को जरूर रखें, मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूं। तो साथियों, करते हैं शुरू। सबसे पहली बात क्या है, अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट में ये कंफ्यूजन है कि गूगल फॉर्म क्या है, कैटेगराइजेशन कौन करेगा और इस पर सरकार की नीति क्या है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि जो हमारी 11 अगस्त की सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कैटेगराइजेशन करने का दायित्व सरकारी वकील का है। इस पर ऐश्वर्या भाटी जी से भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यहां मैं जो वकालत कर रही हूं वो अंकित गोयल जी जो हैं उनके साथ हैं, वो मेरे साथ हैं। तो इसलिए जो कैटेगराइजेशन का काम है केस में वो जो सरकारी अधिवक्ता अंकित गोयल जी हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। और उन्होंने 11 तारीख को ही एक गूगल फॉर्म जनरेट कर दिया गया था और उस गूगल फॉर्म में 2 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पिटिशनर हैं और कैटेगरी बी रेस्पोंडेंट के लिए है, जो मतलब ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं, जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं। अब बात यह आई कि गूगल फॉर्म कौन भरेगा। तो गूगल फॉर्म भरने की जो सरकारी अधिवक्ता है उन्होंने जो अंतिम तारीख दी है वो 18 अगस्त दी है, मतलब कल तक वो गूगल फॉर्म भरे जाएंगे। भरेगा कौन? आपके अधिवक्ता भरेंगे। क्या इंडिविजुअली गूगल फॉर्म भरा जाएगा? नहीं भाई, इंडिविजुअली गूगल फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जो गूगल फॉर्म भरा जाएगा वो आईए वार भरा जाएगा। आपकी आईए का नंबर क्या है, उसमें कितने कैंडिडेट हैं, उसकी एक कॉपी जो हार्ड कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में वहां सबमिट होगी। और फिर 1-2 डिटेल और हैं, वो सारी की सारी डिटेल जो आपके एडवोकेट हैं, जो एओआर हैं, उनके माध्यम से ही भरी जाएगी। क्या है सरकार की नीति? देखिए, गूगल फॉर्म जो पिटिशनर्स हैं उनके लिए भरना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनसे जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो डिटेल बहुत कम मांगी गई हैं। उनमें पूछ लिया कि आपका जो पिटिशन नंबर क्या है, और उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आप महेंद्र पाल बनाम के अधीन आपका ऑर्डर है, अगर अलग है तो क्या है उसे रिमार्क कीजिए। ठीक है साथियों, तो अब सरकार की जो मंशा है, पहले दिन से जब भी सरकार को यह लगता है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को नियुक्त करना पड़ेगा, उसके पास ना नियुक्त करने के 1000 बहाने हैं। पहला बहाना, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी कि हम डबल बेंच के ऑर्डर को फॉलो करना चाह रहे हैं, और फिर उसने एक झोल किया। आप सभी को पता ही है, 6800 में से केवल 3324 कैंडिडेट को लेकर आई। बाकी कह दिया कि 8270 में से जो 4946 कैंडिडेट हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। भाई, जब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इस भर्ती का नियम है कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद भी अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनका अभ्यर्थन कैंसिल मान लिया जाएगा। क्या 5 साल बाद आप उन्हें जॉब दोगे? आप अपने जियो के विरुद्ध जाओगे? ये कैसी दिक्कत है भाई? सबसे बड़ी दिक्कत है ये है कि जो सरकार है, आप सभी जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उन्हें जॉब नहीं देना चाहती, और अधिक से अधिक समय तक जो जनरल कैंडिडेट उसने सिलेक्ट किए हैं, जो सिलेक्ट नहीं होने थे, उन्हें बचा रही है। क्या करना है ललित भाई? इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर लड़ना है। ये केवल उनकी लड़ाई नहीं है जिनका नंबर नहीं आया या जो लिस्ट में है, ये पूरे कैटेगरी की लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है। अगर मिनिमम हम बात करें 8270 कैंडिडेट, उसमें से लगभग 7200 कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के होंगे। 7200 का मतलब होता है लगभग
ये मान के चलो 14,500 परिवार ओबीसी के लाभान्वित होंगे, तो क्या जिन लोगों को यह लगता है कि उनका याची लाभ से ही आएगा, क्या वो लोग खड़े नहीं होंगे? और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई अब हम इस केस को लड़ेंगे कि जो वैलिड है वो अंदर हो और जो वैलिड नहीं था वो बाहर हो, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना था और 6 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके पास केवल एक तर्क है, हमारे पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं। तो वो सारी क्वालिफिकेशंस तो ओबीसी और एससी कैंडिडेट के पास भी हैं जो बच गए हैं, उन सबको भी आप जॉब दीजिए फिर। तो हम दूसरी मांग ये रख रहे हैं, या तो आप इन्हें बाहर करिए, नहीं तो जितने ये कैंडिडेट हैं इनके बदले इतने ही रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को मेरिट गिरा के आप जॉब दे दीजिए। नहीं तो आपका अगर कोई तीसरा प्रस्ताव है, सरकार लेकर आना चाहती है कि इतने याचियों को हम याची लाभ देकर याचियों की मेरिट नीचे गिराकर देना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, सभी को दीजिए। लेकिन अब ये नहीं बिल्कुल भी होने दिया जाएगा कि वो ही कैंडिडेट जॉब करेंगे। इस भर्ती में ऑर्डर है, शिवम पांडे का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? 69,000 से ज्यादा पद नहीं हो सकते। उस ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और उस पर हम बहस करेंगे। 1,46,000 कैंडिडेट्स के पास क्वालिफिकेशन है इस भर्ती में, तो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को चुनकर आप जॉब दोगे? सबको दे दीजिए, आपके पास पद भी खाली हैं। आप 1,46,000 कैंडिडेट्स को जॉब दे दीजिए, सब खुश हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश के नौकरी वालों को ज्यादा बेहतर शिक्षा मिलेगी। सारे के सारे कैंडिडेट आपके वैलिड हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, सरकार की एक ही नीति है, टाइम खींचना। तो अगली बार आप सभी की तरफ से मेरा बहुत बहुत निवेदन है कि वहां सीनियर एडवोकेट हो और वो इस चीज का विरोध करे। अगर गवर्नमेंट या कोई भी पक्ष डेट लेके भागने की कोशिश करता है कि आपने कहा था कि केस को 3 दिन लगातार सुन के हम खत्म करने वाले हैं, अब हम इस केस को ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो एडवोकेट कैसे जाएगा? एडवोकेट नहीं जाएगा अगर आप मिलकर सहयोग नहीं करेंगे। हाँ, सहयोग उस टीम को कीजिए जो आपको पारदर्शिता शो कर रही है। जो आपको पारदर्शिता शो नहीं कर रही है, उस कैंडिडेट या उस टीम को सहयोग बिल्कुल मत कीजिए। जो आपको पारदर्शिता के साथ आपके पैसे का हिसाब दे रहा है, उसे बिल्कुल सहयोग कीजिए। सहयोग करने में कोई भी कोताही ना करे। बिना वकील के आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं लड़ेगा। और जो जनरल वर्ग के अवैध कैंडिडेट्स हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होना था और जिन्होंने सरकार ने रख लिया गलत तरीके से, आरक्षण को गलत करके, उनके पास लगाने के लिए बहुत पैसा है, वो मजबूत हैं, हर महीने 70,000 की सैलरी पा रहे हैं, और आप क्या करोगे? बढ़ जाओगे, और बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपको एक टीम है पर्टिकुलर, वो अब ये बता रही है कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट है, यहां तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब तो याची लाभ पॉसिबल नहीं है। अरे भाई लड़ो, तो तथ्यों की बात रखो, अपने बड़े एडवोकेट लेके जाओ, सीनियर एडवोकेट लेके जाओ, अपनी बात मजबूती से रखो। जितने भी सर्विस मैटर है, सर्विस मैटर में लॉ के अकॉर्डिंग ही डिसीजन होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सरकार ने खुद अपनी गलती मान ली है। अब ये ईडब्ल्यूएस का मैटर है, ये जो टेट का मैटर है, ये तो एक्स्ट्रा मैटर है, बिना बात की बात है, इन पर लड़ा जाएगा। और इन पर बहुत सारे ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिससे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो है वो कवर है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अगली सुनवाई पे वहां मिलना चाहिए। इस लड़ाई को आप इंडिविजुअल की लड़ाई मत मानिए। 14,000 तो ये परिवार हुए, और अगर जितने जनरल कैंडिडेट बाहर निकलेंगे वही 7,500 और सीट मिलेगी, तो कितने परिवार हुए? लगभग 28,000 परिवारों की लड़ाई मान के आप लड़िए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हिसाब देना होगा भाई। इसलिए जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल लड़ाई को छोड़ के सबकी लड़ाई मान के लड़िए, और जो जितना मैक्सिमम सहयोग कर सकता है वो कीजिए भाई। क्योंकि वहां आपकी बात तभी मजबूती से रखी जाएगी जब बड़े सीनियर एडवोकेट आपके पास होंगे। और बेंच बदलने की कोई स्थिति नहीं है।
बेंच अब नहीं बदली जाएगी। इसी बेंच में बहुत ही मजबूती से आपको अपना पक्ष रखना होगा। और अगर आप मजबूती से अपना पक्ष रखने में कामयाब हुए तो मैं सही कह रहा हूं, सही जानिए, सच जानिए, आप लोग कामयाब अवश्य होंगे। कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल एक संदेश है, इसलिए सभी को एकजुट रहना है, नहीं बटना है। 6800 3324 भाई एक होकर लड़िए, आप सभी एक होकर। और दूसरी बात, उत्तर कुंजी वालों को मेरा एक संदेश है, जब तक रिजर्वेशन का मैटर नहीं होगा उत्तर कुंजी वालों का नहीं होगा। इसलिए उनसे भी मेरा आह्वान है कि आप भी आइए और सहयोग कीजिए हमारा। जब तक रिजर्वेशन का मैटर नहीं होगा, चाहे मैटर और 4 साल खिंच जाए, आपको नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जब तक रिजर्वेशन का मैटर फाइनल नहीं होगा, कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, और जब तक कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी आप सभी को नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब जो एक नियुक्ति मिल गई वो पता नहीं कैसे मिलेगी, किस जुगाड़ से मिलेगी, उसके बारे में कुछ भी कहना गलत है। और वो भी इसी केस के अधीन है, क्योंकि सारी भर्तियां इस केस के अधीन है, महेंद्रपाल बनाम अदर्स के। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि एक रहिए। जनरल वर्ग के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में डबल बेंच में, सिंगल बेंच में हारने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आके लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? मान लिया कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो ज्यादा सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम तो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सही है। आपके पास कुल 20 से 22 दिन का समय बचा है, इसमें सभी लोग एक होकर लड़िए, आप डेफिनेटली जीत जाओगे। ये सुप्रीम कोर्ट है, न्याय देना पड़ेगा और उस न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो छीनो, कैसे छीनोगे भाई? अपने मजबूत पैरवी करके। नमस्कार साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।